किया है। और मुझे खुशी है मैं इस मैदान पे आपके सामने खड़ा हूं अपने पार्टी के प्रचार के लिए। यह जगह इसीलिए भी विशेष है कि राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसी मैदान में रात्रि विश्राम किया था, वो आप लोगों से मिले भी थे। भारत के राजनीतिक इतिहास में मालदा के सुपूत ए.बी. गनी खान चौधरी एक बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया इस एरिया को। 8 बार उन्होंने सांसद रहा और 4 बार या 5 बार वो एमएलए रहे। ऐसे बड़े नेता वो मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं 11 बार था, मैं समझता हूं उनका 12 बार हो गया। तो इतने महान नेता ये मालदा शहर से आते हैं, मालदा जिले से आते हैं। और 1972 में बंगाल सरकार में मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। और मैं खास आपको बताना चाहता हूं, ए.बी. गनी खान चौधरी को मेरी पहचान चिकमंगलुरु में इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन में हुआ था। वहां पर प्रणब मुखर्जी और गनी खान चौधरी साहब एक रूम में रहते थे, क्योंकि वहां पर जनता पार्टी ने बयान लगाया था कि एक रूम से ज्यादा नहीं देना। तो एक तरफ गनी खान चौधरी और हमारे प्रणब मुखर्जी थे, एक तरफ मैं मिनिस्टर था उस वक्त भी स्टेट गवर्नमेंट में, तो मैं और दूसरे दोस्त मिनिस्टर एक रूम में थे। सुबह उठते ही उनकी मुलाकात होती थी। ये हमारे चुनाव में और चुनाव को जाने से पहले उस वक्त उनमें जो जोश था मैं देखा, और ये अपने बात के पाबंद थे, वो किसी से डरते नहीं थे और वो खास अपने बात पे अड़े हुए रहते थे। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो एक मुसलमान का सवाल हो, चाहे देश का सवाल हो, चाहे डेवलपमेंट का हो, वो हमेशा अड़ के बैठते थे अपने बातों पे। तो इसीलिए उनको याद करना ये भी जरूरी है कि बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ इंदिरा गांधी जी के समय, गांव गरीब और किसानों की मदद उस वक्त चाहते थे। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक करने के बाद ये उनको बरकत दादा भी कहते थे शायद, है? बरकत दादा का ही विजय था कि गांवों में नेशनलाइज्ड बैंकों की शाखाएं उन्होंने खोली और गरीबों को लोन देने का काम उन्होंने किया। तब आरएसएस और बीजेपी इसका विरोध करती थी, अफवाहें फैला करती थी कि कांग्रेस गरीबों की संपत्ति हड़प ले रही है। मालदा में इन बैंकों से ही किसानों को साहूकार के पंजे से बाहर निकाला, नहीं तो लोग, गरीब लोग साहूकार के पास जाकर एक दुप्पट हमारे इंटरेस्ट देकर पैसे लेते थे। लेकिन उससे छुटकारा अगर किसी ने किया
वो इंदिरा गांधी जी ने किया और मालदा का शेर एबी गनी खान चौधरी ने किया। और केंद्र में रेलवे, सिंचाई, बिजली, कोयला मंत्री उन्होंने रहा, खुद रेलवे मिनिस्टर रहा। बरकतदा ने यहाँ के लिए बहुत कुछ काम किया, लोगों को रोजगार दिया। सर्कुलर रेल और देश की पहली मेट्रो रेल कलकत्ता को मेट्रो उनकी ही देन थी और उनकी देन है। लेकिन अब सब लोग अपनी अपनी बात करते बोलते मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे जो हमने किया वो तुम उसको भोगत रहे हो, उसका उपयोग कर रहे हो और आज बोलते हो सब कुछ हमने किया। मोदी जी तो ऐसा बोलते हैं कि देश को आजादी मिली 2014 में, 2047 में नहीं। कहीं भी उनका भाषण सुनो यही करते हैं। लेकिन उनके निधन के बाद भी उनके भाई हसीम खान जी चौधरी लगातार 4-5 बार वो मेंबर रहे, वो मेरे साथी थे और मैं हमेशा उनसे मिलके बात करता था। और एक उनकी साथ उनकी भाई की बेटी थी क्या, मौसम। अब वहां भी तंग आ गई मौसम, वो जल्दी निकलना चाहती वहां से इधर। तो मैं समझता हूं कि हमारे लोगों को तोड़ने के लिए, घरानों को तोड़ने के लिए मोदी ने बहुत कोशिश की। उसके बाद यहाँ के टीएमसी ने भी कोशिश की। तो अब वक्त है कि कांग्रेस पार्टी एक होकर सबको सबक सिखाना चाहिए। अगर हम चुप बैठे संविधान के तहत, अगर हम अपने हकूक को हासिल नहीं कर लिए तो निश्चित रूप से इस देश में डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, संविधान खत्म हो जाएगा। ये खतरे की घंटी है और एक बार अगर फिर से मोदी जी को पावर मिला तो फिर वो हुकुमशाह बनेंगे और वो बनेंगे ऑटोक्रेट बनेंगे, वो बनेंगे डिक्टेटर बनेंगे और देश को बर्बाद करेंगे, भाईचारे को खत्म करेंगे, हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगाने की कोशिश करेंगे। कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी भी बोलते हैं ये जो कांग्रेस वाले हैं, देश में जो संपत्ति है वो संपत्ति को मुसलमानों को देना चाहती है, गरीबों में बांटना चाहती है। ये बात एक प्राइम मिनिस्टर होके ऐसी बातें अगर करता है तो वो क्या इस देश को हुकूमत करने के लायक है? मैं पूछता हूं, मैं किसी की निंदा नहीं करता, लेकिन आप हमारे भाई भाइयों में झगड़ा लगाना, हमारे जातियों में झगड़ा लगाना और कहना, वो क्या कहते हैं भाई यहां तो डेवलप करने के लिए बहुत कुछ है मालदा में, इंडस्ट्री का जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते, लेकिन जो काम कांग्रेस ने किया ये आने के बाद इस देश के इस मालदा के लिए, मालदा साउथ नॉर्थ या हमारे इस इलाके को उन्होंने कुछ नहीं दिया, नहीं देना ही उनका काम है। और हमेशा वो कांग्रेस को गालियां देते। मैं समझता सुबह उठते उनको खाना हजम होता या नहीं मुझे मालूम नहीं है,
जब कांग्रेस को गालियां देते हैं, खाने के बाद ही वो जो उन्होंने खाना खाते हैं वो खाना हजम होता है कांग्रेस को गालियां देने के बाद। राहुल गांधी को गालियां, सोनिया गांधी जी को गालियां, नेहरू जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, इस देश में जमहूरियत को अगर किसी ने कायम की वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश का दस्तूर लिखा, वही देश की कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके तहत ही हमको चलना चाहिए। लेकिन मोदी जी ये करते नहीं। मोदी जी हमेशा कांग्रेस को गालियां देके वो आगे आना चाहते हैं। इतना ही नहीं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। देखिए हमारे इतने हमारे गारंटी हमने दी, कब कोई गारंटी दो बोल के हमको पूछा नहीं। हमने मनरेगा की गारंटी दी और 1 साल में कम से कम 100 दिन नरेगा का काम मिलेगा। ये किसने किया? ये किसने किया? अरे जोर से बोलो, अगर तुम्हारे में दम नहीं है लड़ेंगे क्या इलेक्शन? नरेगा का काम सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने किया और गरीबों को पेट भरने के लिए, बच्चे भूखे नहीं मरना, मां खाने से तड़पना नहीं, तो उसको क्या की सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया। यानी जो हमारे खाने की चीज है राइस, वो लोगों को उन्होंने फ्री में दिया। और ये जो दिया, क्या मोदी ने ऐसा कोई कार्यक्रम पहले किया? और हमारे पार्टी के नेता राइट टू एजुकेशन, यानी पढ़ने के लिए राइट टू एजुकेशन किया। क्या ऐसा कोई काम मोदी ने किया है? वो तो अनपढ़ को अनपढ़ रखना चाहता है, गरीब को गरीब रखना चाहता है, दबाना चाहता है, कुचलना चाहता है, ऐसा आदमी है। क्या वो पार्टी को तुम, ऐसे पार्टी को आप वोट देंगे? जोर से बोलो नहीं। अरे उनके जो गाड़ियां फिर रहे वो भी ठहरना, सुन के जाने दो जरा, इतने जोर से बोलो भाई। उसने क्या किया? कुछ नहीं। भाइयों और बहनों, मैं हमारे कांग्रेस के लोग विदेश में बहुत कुछ पैसा रखा है, काला धन। यहां के बहुत से लोग भी काला धन रखे हैं, वो मैं स्विस बैंक से लाऊंगा। हर एक के जेब में 15-15 लाख डालूंगा। कहा या नहीं कहा? 15 लाख मिले आपको? अरे कैसा प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलता है। एक प्राइम मिनिस्टर मैं 15 लाख दिया हूं बोलता है, तुम नहीं बोल रहे। या तो आप झूठे हैं या नहीं तो मोदी झूठा है। मोदी झूठा है, चलो छोड़ दो। फिर उसने ये कहा, मेरे नौजवान साथियों, मेरे युवक भाइयों, आपको हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। 10 साल में कितना देना था? 20 करोड़ नौकरियां। आपको 20 करोड़ नौकरियां मिले? ये भी झूठ है। नहीं भाई, मैं नहीं मानता किसी देश का प्राइम मिनिस्टर इतना झूठ बोलता है। बोला? अरे छोड़ दो, फिर ये भी एक झूठ है। तीसरा बात उन्होंने कहा, किसान भाइयों,
जब तक मोदी है मुमकिन है, ये कहा। और मुमकिन क्या कहा? किसान भाइयों, तुम्हारी आमदनी मैं दुप्पट कर दूंगा। मालूम हुआ ना? दुप्पट को बोलते, वही बोलते क्या? डबल करूंगा। जब किसान भाइयों का जो इनकम है वो डबल करूंगा बोले, उन्होंने बोले या नहीं बोले? बोले। फिर हुआ डबल? ये भी झूठ। अरे कितने बोलते भाई, कोई प्राइम मिनिस्टर इतना झूठ नहीं बोलता। पहला भी बोले आप झूठ, 2 करोड़ नौकरियां झूठ, 15 लाख झूठ, ये किसानों का डबल आमदनी ये भी झूठ। ये क्या है? तो ये इसीलिए मैं कभी उन लोगों को गुस्सा आता है मेरे ऊपर। खरगे साहब हमेशा हमारे खिलाफ टीका करते हैं। मैं टीका इसलिए करता हूं, आप झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ जो बोलते हैं उसके खिलाफ हूं। और मोदी जी ये जो काम करते हैं, इसी के लिए मैं कभी कभी उनको बोलना पड़ता है, मोदी जी आप झूठों के सरदार हैं, आप झूठों के सरदार हैं। सही नहीं बोलते, लोगों को सही नहीं बताते, देश को मजबूत रखना नहीं जानते, हुकूमत करना सब लोगों को मिलजुल के चलने के लिए आप नहीं चाहते। अब इधर इधर और एक झूठ उन्होंने उठाया। क्या भाइयों, आपको मालूम है कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस ये कर रही है कि जातीय जनगणना लाके वो तुम्हारी संपत्ति बांटना चाहती है, मुसलमानों को देना चाहती है। अरे ये क्या भाई? इस हिंदुस्तान में एक ही दस्तूर है सबके लिए, मुसलमानों के लिए वही दस्तूर है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, हिंदुओं के लिए भी वही है, सिख के लिए वही है, ये अपने क्रिश्चियन के लिए वही है, सबके लिए वही है। लेकिन तुम कैसा बोलते हो कि सबके अलमारी में क्या है वो घुसेंगे देखेंगे, और घर में क्या है देखेंगे। देख देख कर अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, 50 लाख उनको देंगे और मंगलसूत्र भी छीनेंगे। अरे भाई, देश में हमने इतना हुकूमत किया, 55 साल, आजादी मिलके 75 साल हो गए, कोई कांग्रेस वाला किसी का मंगलसूत्र छीना है? फिर मोदी क्यों बोलता है ऐसा? क्यों बोलते हैं ऐसा? झगड़ा लगाने के लिए। भाई हम आपका आदर करते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपकी इज्जत करते हैं, बेइज्जती करना नहीं जानते, हम इज्जत करते हैं। लेकिन आप जो बातें करते हैं ये बच्चों जैसे बातें करते हैं। किसी ये कभी हुआ है घर में घुस के तुम्हारे मंगलसूत्र लाएंगे? सोना अगर है तो आधा सोना लेंगे। यहां तक अहमदाबाद में मैं उनका भाषण सुना, मैं गया था, परसों गया था अहमदाबाद, सूरत, उधर रायबरेली से आते हुए गया था। उन्होंने यहां तक गया वहां के लोगों को, भाइयों तुम कांग्रेस पे भरोसा मत करो, कांग्रेस को चुन के मत लाओ। अगर तुम्हारे घर में 2 भैंस है, 1 भैंस चुरा लेंगे, वो 1 भैंस मुसलमानों को देंगे। ये क्या बात? आप सुने नहीं? पढ़े नहीं? पढ़े तो अच्छा याद रखो। 2 भैंस है तो 1 भैंस दूसरों को देंगे। ये क्या संपत्ति डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अरे हमारी तो ये देश में, देश को बचाने के लिए सबको जो अच्छा करना है हमने काम किया।
नेहरू जी तो देश में बड़े बड़े कारखाने खोले, बड़े बड़े डैम बनाए, इरिगेशन के प्रोजेक्ट बनाए। जिस देश में एक दाना नहीं मिलता था खाने के लिए, लोग तरसते थे, अमेरिका से लाके गेहूं लोगों को खिलाते थे। लेकिन आज हरी क्रांति होने के बाद सबको खाना मिल रहा है, यहां तक कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हर घर जो आहार पहुंच रहा है, धान पहुंच रहा है। जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी, उस देश में इंदिरा गांधी ने रैकेट बनाकर ऊपर छोड़ दिया। यह है हमारी कुव्वत। इस कुव्वत के साथ हम काम कर रहे देश को एक रखने का, लेकिन आप कभी एक रखने नहीं देते। या तो जाति के नाम पे आप तोड़ना चाहते हैं, या आप हिंदू मुसलमान या अछूत शेड्यूल कास्ट इनमें तोड़ना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी तोड़ने नहीं देंगी, एक होकर लड़ेगी देश के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बात कही थी, मैं यहां पर उसका जिक्र करता हूं। उन्होंने कहा था, देश की रक्षा, देश की उन्नति, देश की एकता, ये हम सबका राष्ट्रीय धर्म है। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। ये हम अलग अलग धर्म पर चले, अलग अलग प्रदेश में रहे, अलग अलग भाषा बोले, पर उससे कोई दीवार हमारे बीच खड़ी नहीं होनी चाहिए। सब लोगों को उन्नति में बराबरी का मौका मिलना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारे देश में कुछ लोग बहुत बड़े अमीर और अधिकतर लोग गरीब हो। ये नेहरू जी की सपना था कि गरीब बहुत गरीब बने, अमीर और अमीर बने। अब यही हो रहा। 22 लोग जो मालदार है, उनके पास जो संपत्ति है, उनके पास जो पैसा है, ये 70 करोड़ लोग पॉपुलेशन है ना, उनके बराबर का है। 70 करोड़ लोगों की आमदनी या पैसा कितना है, उतना पैसा सिर्फ 22 लोगों के पास है इस देश के। इसको हम ठीक से देखना या नहीं देखना? सिर्फ 22 लोग। अब मोदी ये बोलते हैं, देखो अमीरों की पैसे लेके गरीबों को बांटना चाहते हैं। अरे इंदिरा गांधी ने बड़े बड़े जमींदारों को, मैं समझता हूं चौधरी का भी थोड़ा गया रहा, मुझे मालूम नहीं, लैंड रिफॉर्म्स में टेनेंट को मालिक बनाए हम, गरीबों को जमीन दिया हम, और हमको ये सिखाते हो। ये बात आप नहीं कहना चाहिए। इसीलिए ये कांग्रेस पार्टी हमेशा आपके साथ है, सबके साथ है, या हिंदू या मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, कोई भी हो, हमको सभी बराबर है, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन इसके जो नेहरू जी के विचार है, इससे उल्टा मोदी जी के विचार है। और मोदी जी हमेशा यही कहते हैं, क्योंकि आरएसएस मोदी जी वो एक ही है। 1 रुपये के 2 मुखवाड़ा बोलते ना, 2 फेसेस, एक सिक्के के 2 पहलू है। एक तरफ आरएसएस है, एक तरफ बीजेपी मोदी है। इसीलिए तो हम चाहते हैं देश में सुख और समृद्धि हो। और नेहरू जी ने जो बड़े बड़े कारखाने बनाए हैं, उन्होंने यही कहा, मेरे नजर में इस देश में अगर कुछ
मंदिर है तो ये मॉडर्न मंदिर है बोले हो। ये मॉडर्न मंदिर से ये देश को खाना देते हैं, देश को तरक्की करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स उन्होंने बनाया। आप क्या बनाए भाई? आप क्या बनाए? कुछ नहीं, झगड़ा लगाने का, ये मत खाओ वो मत खाओ। बात बात को वो हमेशा ये बोलते रहते हैं मटन, चिकन, बीफ। अरे वो आदमी जो खाता है वो खाता, तुम्हारे को क्यों एतराज है भाई? अगर चाहे आप भी खाओ, हम नहीं बोलते, लेकिन खाना भी आपके मर्जी से खाना, पहना भी पहरावा करना आपके मर्जी से करना, पूजा भी आपके मर्जी से करना, हर चीज अगर आपके मर्जी से करना है तो मेरे को आजादी कहां है? मेरे को तो तुम मंदिर में नहीं आने देते। और ऐसे लोग हमको सिखाते हैं देशभक्ति का गान। अरे देश के लिए तो कांग्रेस पार्टी के लोग सूली पे चढ़े, लड़े, मरे, घर बार छोड़े और देश को आजाद कराए। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे लोग, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये सब लोग देश के लिए लड़े। तुम कहां लड़े? कोई बताओ मेरे को जनसंघ का आदमी उस आजादी के लड़ाई में था? और इतना घमंड क्यों है भी तुमको? अगर आपका आदमी कुछ नहीं है, देश को मुझे बचाना है। अब यहां तक इधर इधर ये भी बोल रहे उन्होंने राहुल जी को, शहजादे को पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती है। ये कभी होता है? पाकिस्तान हमको बना? अरे अगर बनाएंगे राहुल गांधी को, आप प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, इस देश के लोग प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। ऐसी झूठे बातें बोलकर, फैलाकर लोगों में भ्रम मत डालो, लोगों को भड़काओ मत। यह हेट स्पीच है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ये लोग हमारे लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी अलग है, देश के लिए कुछ कर नहीं सकते, भड़काने का काम करते हैं। 45 साल में इतनी बेरोजगारी बढ़ी, उसका फिक्र उनको नहीं है, उसके बारे में नहीं बोलते। बेरोजगारी के बारे में बोले तो वो बोलते भैंस, 2 भैंस में 1 भैंस जाएगा। हम बोलते कमर तोड़ महंगाई हो गई, कुछ करो, तो वो बोलते हैं कि आपकी जमीन छीन लेंगे। अमीर गरीब की जो बढ़ती खाई है, मैं अभी कहा था, तो उसके बारे में मैं पूछे तो वो बोलते हैं कि जय कांग्रेस आई तो ये सब लूट लेके जाएंगे। और बीजेपी के भ्रष्टाचार और इसके सबसे उनकी वसूली, उन्होंने इतना पैसा वसूल किया इलेक्शन के नाम पे, इलेक्शन बॉन्ड के नाम से। क्या किया? चंदा दो धंधा लो। क्या किया? चंदा दो धंधा लो। तो सबके पास पैसे लिए, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए। जो कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा देता है उसके पास ज्यादा चंदा लिए। और ये हमको बोलते हैं कांग्रेस भ्रष्ट है। अरे भाई हम भ्रष्ट है बोल बोल के तो तुम पावर में आए। तुम क्या कर रहे हो? तुम तो, हमारे पास जो आदमी रहता है, ये यहाँ पर किसी भी पार्टी का हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीआरएस के हो, चाहे टीएमसी के हो, किसके भी हो, डीएमके का हो, कोई भी हो, उसको तोड़ तोड़ के लेते हैं और कहते हैं ये कांग्रेस में, अपोजिशन पार्टी में सब भ्रष्ट लोग भरे हैं, उनको छोड़ूंगा नहीं।
अबे पकड़ लेके तो आप बैठे और छोड़ूंगा नहीं बोलते। उन लोगों को मंडी पे कौन बिठा लिया? हमारे पास चौहान बोल के चीफ मिनिस्टर थे, एक्स चीफ मिनिस्टर बम्बई के, उनको सुबह डराए, शाम में वो बीजेपी में ज्वाइन हो गया और बोला हम लोगों को आके उसने बोला साहब बहुत तंग करे मुझे, यहां तक आ गया, मुझे सता रहे ईडी वाले, सता रहे ये अपने इनकम टैक्स वाले, सता रहे ये ईबीसी वाले, तो इसीलिए मुझे जाना पड़ता है। वो गया, वहां पर राज्यसभा मेंबर बना। ऐसे बहुत उदाहरण है। मैं समय की कमी होने से मैं ज्यादा बात नहीं करता। हमारे पास जो भ्रष्ट लोग थे, बाबा तुम उनको क्यों लिए? मैं पूछता हूं, तुम्हारे पास आते ही क्लीन हो गए, अच्छे हो गए, हरिश्चंद्र के बेटे हो गए वो। यहां तक कि नहीं, मोदी जी ये कहते हैं हमारे पास जो लोग आए, या शाह कहे परसों इंटरव्यू में, हमारे पास जो लोग आए हैं उधर जो भ्रष्ट है वो है, जो कलंकित है, उनको हम एक एक करके देखेंगे। उसके बाद अगर वो कलंकित है सही तो उसको निकाल देंगे। ठीक है भाई, उससे पहले सरकार तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ तुम्हारा। फिर वो पहले देखना था, उसको अरेस्ट करने से पहले देखना था, उसको इल्जाम लगाने से पहले देखना था। लेकिन उनके पास एक बड़ी लॉन्ड्री है। लॉन्ड्री समझते ना? नहीं, अरे वॉशिंग मशीन है उनके पास। वो लॉन्ड्री में हमारे शाह इतनी बड़ी मशीन रखी है, वॉशिंग मशीन। मैं समझता था पहले ये लोग वॉशिंग मशीन लॉन्ड्री में कपड़े धोने के लिए यूज करते, समझा, कपड़े के लिए यूज करते हैं और वो सबको अपना कपड़ा धो के देते हैं, समझा था। लेकिन यहां तो शाह अपने बीजेपी में इतना बड़ा मशीन लगाया, आदमी को भी अगर वॉशिंग मशीन में डाले वो क्लीन होके बाहर आता है। सुने आप कभी आदमी क्लीन होके आता है? कपड़े क्लीन होके आते सुने, और चीजें क्लीन होके आते सुना, लेकिन आदमी उस मशीन में डालते ही क्लीन होके आता है और उसको लेके मंडी पे बैठ जाते हैं हमारे मोदी साहब और शाह साहब, और गालियां हमको देते हैं, कांग्रेस वाले भ्रष्ट है, अपोजिशन वाले भ्रष्ट है। तो ये मोदी की चाल है, और जो उसने काम किया है वो लोगों के हित में नहीं है। और हमारे 5 न्याय है, 5 न्याय मोदी जी के पास कुछ नहीं है। वो बाद में बोलूंगा, मैं एक शायरी के साथ, कविता के साथ आपको बोलूंगा। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस वालों के पास क्या है करने के लिए, तो हमारे पास राहुल गांधी जी और हम बैठकर 5 न्याय निकाले। एक युवा न्याय, इसमें पहली नौकरी भर्ती करने का, और 30 लाख वैकेंसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसमें वो भर्ती करने का। नारी न्याय, 1 लाख रुपए मेरे मां बहनों को हर साल जो घर की बड़ी होती है उसके लिए उसके अकाउंट में हम देंगे। कितना? 1 लाख। उसके बाद में हर जगह हॉस्टल्स महिला के लिए खोलेंगे। किसान न्याय, ये सही दाम किसानों को देंगे, कर्ज माफ करेंगे, बीमा
भुगतान हम 30 दिन में देंगे। ये सारी चीजें हमारी है। और एक श्रमिक न्याय जिसमें 400 कम से कम नरेगा स्कीम में हम मिनिमम वेजेस देंगे और शहरी रोजगार गारंटी हम देंगे। जैसा नरेगा है वैसा ही शहर में गरीबों को काम देने के लिए शहरी गारंटी योजना हम लाएंगे। हिस्सेदारी न्याय, ये हिस्सेदारी न्याय का तो मैं पहले ही आपको बोला कि जनगणति के आधार पर किसके पास कितने ग्रेजुएट है, कैसे हैं, उनकी हालत क्या है, उनके पास कौन सा धंधा है और अगर नहीं है तो किस ढंग से वो काम करेंगे। भाई और एक बार बार पूछते हैं मोदी 70 साल में तुम क्या किया, ये तो पूछते हैं। मैं 2 ही आंकड़े देता हूं। एक है 1951 में पढ़े लिखे लोग जिनको पढ़ना आता था, लिखना आता था, वो 18% थे और 13-14 में जब यूपीए की हुकूमत थी 74% लिखने पढ़ने वाले हो गए। मोदी साहब ये काम हमने किया और तुम इतना 10 साल में तुम्हारे पास 2% लोग पढ़े। प्राइमरी स्कूल आजादी के पहले 2,09,000 थे, आज 7,09,000 है। ये सब इतने बड़े बड़े काम हमने की और लोगों को हमने विद्या से जोड़ा और सबको कुछ ना कुछ हमने दिया। इसीलिए आप गलती से भी, यहां बैठे हुए कांग्रेस के लोग ज्यादा है, मैं जो उधर इधर सुन रहे हैं बीजेपी के लोग, टीएमसी के लोग, उनको कहता हूं भाई तुम्हारा वोट वेस्ट मत करो। तुम ना हुकूमत सेंटर में बनाएंगे या नहीं, हमारी पार्टी तो ऑल इंडिया है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक है, बंगाल से लेकर गुजरात तक है, ये कांग्रेस पार्टी है। बाकी के पार्टियां यहां है, वहां नहीं, वहां है, यहां नहीं। करोड़ों वोटर्स हमारे पीछे हैं, फिर भी हमको डराने की कोशिश करते हो। तो इसलिए ये लोग बोलते हमेशा देश खतरे में है, उसमें खतरे में है। तो मोदी जी को मैं एक, या आरएसएस मोदी जी, बीजेपी, कुछ भी बोलो, आखिरी में मैं ये सुनाना चाहता हूं, न कोई राज खतरे में है, न कोई राज खतरे में, न हिंदुस्तान खतरे में। न कोई राज खतरे में, न हिंदुस्तान खतरे में। हमको तो लगता है कि सुल्तान खतरे में है। सुल्तान बोले तो समझे ना? हाँ, हमको लगता है कि सुल्तान खतरे में है। न कोई धर्म खतरे में, न ही ईमान खतरे में। न कोई धर्म खतरे में, न ही ईमान खतरे में। सियासत में पड़े हैं सारे बेईमान खतरे में। सियासत में पड़े हुए बोले तो हम भी है, उसमें मत गिनो, ये मोदी के लिए बोल रहा हूं मैं, बेईमान। सियासत में पड़े हैं सारे बेईमान खतरे में। सच पूछियो दोस्तों, सच पूछिए तो एक बस इंसान खतरे में है। सच पूछिए तो एक बस इंसान खतरे में है। इंसानियत की पड़ गई पहचान खतरे में है। इंसानियत की पड़ गई पहचान खतरे में है। इसकी वजह से धरती आसमान खतरे में है। इसकी वजह से धरती और आसमान खतरे में है। कोई कोयला खींच ले रहा है, कोई वो माइंस खींच ले रहा है।
कुछ ना कुछ धरती को तंग और तबाह कर रहा है। चुनावी चाल है जो सबको आपस में लड़ाते हैं, चुनावी चाल है जो सबको आपस में लड़ाते हैं। नहीं है राम खतरे में, नहीं है राम खतरे में और न रहमान खतरे में। मोदी जी गारंटी पर गारंटी देते हो, दिख रहा है कुर्सी का अरमान खतरे में है। उनकी कुर्सी हिल रही है, इसलिए वो खतरे में है, हम नहीं। हम तो आपको जो गारंटी दे वो पोख्ता करके देते हैं, जो बोले नहीं बगैर हम करके देते हैं। नरेगा का स्कीम, पढ़ने का स्कीम, लेबर का स्कीम, सारे काम हम करते हैं, लेकिन कभी बोले नहीं। आज ये लोग बोल रहे हैं, इसीलिए आप सब लोग एक होकर हमारे